नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। चुनाव की सरगर्मी जो है वो धीरे धीरे महाराष्ट्र में सर पकड़ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने कार्य जो है तेज गति से कर रही हैं। हलचल बढ़ी हुई है। आज महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। ये बैठक दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। बैठक करीब 2.5 घंटे चली। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहब थोराट और अन्य महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता मौजूद थे। आज की बैठक में रणनीति और मैनिफेस्टो को लेकर बातचीत हुई। सीटों की संख्या पर भी चर्चा हुई। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे पास साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पे। प्रशांत, कांग्रेस क्योंकि अभी ताज़ा जख्म जो है वो हरियाणा का खत्म नहीं हुआ है, तो सारी निगाहें अब महाराष्ट्र पर होंगी। एक जिस तरीके का मोमेंटम वो चाह रहे थे महाराष्ट्र में जाने से पहले, वो नहीं मिल पाया है, तो क्या जो इस महाराष्ट्र को लेकर कुछ अलग रणनीति की तैयारी हो रही है? किस तरीके से कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए अंकित, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को बड़ी आस थी और वहाँ पर उम्मीद थी कि 10 सालों के बाद जो सत्ता में है उसकी वापसी होगी, लेकिन वो नहीं हो पाया और इसलिए ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अब महाराष्ट्र में पूरी ताकत झोंकने जा रही है और महाराष्ट्र में शायद संभवतः वह हरियाणा से कोई दूसरी रणनीति पर आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि महाराष्ट्र और हरियाणा की हालत बिल्कुल अलग है अंकित। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ऑलमोस्ट अकेले चुनाव लड़ रही थी, सीपीएम को 1 सीट दी गई थी, लेकिन वहां पर वो अलायंस में है। इसलिए कांग्रेस के लिए ज़रूरी है कि अब चूँकि माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी महाराष्ट्र के लिए, और वहाँ पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट, ये दोनों पार्टियां भी वहाँ पर हैं। उनके साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होनी है, रणनीति को लेकर बातचीत होनी है। तो उसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी खासकर ये चाहते थे कि महाराष्ट्र के सभी नेताओं से बात की जाए, उनकी राय जानी जाए। एक और जो बहुत मुद्दा बड़ा है जिस पर लगातार महाविकास आघाड़ी के भीतर चर्चा हो रही है, वो ये कि क्या चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि बेहतर होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो, लेकिन एक चेहरा देकर महाविकास आघाड़ी चुनाव में उतरे। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी और एनसीपी जो शरद पवार गुट है वो इसके पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि जो चुनाव हो जाए वो एक बार, उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड हो। तो निश्चित तौर पर हरियाणा की हार से हम कह सकते हैं एक तरह से सबक लेते हुए आज सभी नेताओं को बुलाया गया था, उनसे काफ़ी चर्चा की गई है। और एक बात कम से कम जो अभी तक ज़्यादा जानकारी नहीं निकल कर आई है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि एक कंसेंसस ज़रूर था मीटिंग में कि हरियाणा में जिस तरह से थोड़ा अति आत्मविश्वास दिखाया पार्टी के नेताओं ने, वो महाराष्ट्र में उससे दूर रहा जाए और महाराष्ट्र में ग्राउंड रियलिटी को भांपते हुए और क्या क्या ज़रूरत है गठबंधन के हिसाब से उसको लेकर आगे बढ़ा जाए। तो अभी और भी बैठक होगी और इस बैठक का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से सारे नेता निकलकर सीधा मुंबई पहुँचे होंगे और वहाँ पर अब से कुछ देर बाद एक और बैठक है राज्य के कांग्रेस नेताओं की 5 बजे से सारे कोऑर्डिनेटर्स की। तो महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक अभी आगे जारी रहेगी, लेकिन हरियाणा से सबक लेते हुए आज बैठक बुलाई गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसे तैयार किया जा रहा है। लगातार कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं। इसमें सूत्रों के हिसाब से एनडीटीवी को खास जानकारी मिली है। कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या होगा, इस पर आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राम शिंदे। चलिए उनके पास चलते हैं, राम शिंदे के पास, और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में खास होने वाला है। राम, एक तरफ दिल्ली में बैठक चल रही है, दूसरी तरफ मैनिफेस्टो की तैयारी भी चल रही है, तो ऐसा क्या है कांग्रेस के पिटारे में जो इस वक्त कांग्रेस जनता के सामने रखने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, इस कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो तैयार करने के लिए आज जो मीटिंग हो गई है उसमें भी इसके ऊपर चर्चा हुई है। और ये घोषणा पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महायुति ने, बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना ने और अजित पवार गुट ने, इन तीनों की पार्टियों ने बहुत सी घोषणाएं पहले ही कर दी है। तो इसलिए महिला या फिर किसान और बेरोज़गार युवक, इन 3 जो बिंदुओं को
सामने रखते हुए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र अभी जो है बनाने की तैयारी की है। किसानों को 3 लाख तक कर्जा जो है माफ़ कर दिया जाएगा, ये घोषणा पत्र में समाविष्ट हो सकता है। दूसरा मुद्दा मतलब कि जो युवा है, बेरोजगार युवा है, उनके लिए 4,000 रुपये दर माह दिए जा सकते हैं, हर महीने 4,000 रुपये दिए जा सकते हैं। महिलाओं के लिए बसेस जो है, बसेस में प्रवास होगा वो फ्री होगा, टोटली फ्री होगा। अभी महाराष्ट्र में 50% फ्री है और 50% चार्ज लगता है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अपना मैनिफेस्टो बना रही है उसमें महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री होगा। और एक योजना लाई जा रही है, महालक्ष्मी योजना, जिसके तहत महिलाओं के खाते में डायरेक्टली 2,000 रुपये डाले जाएंगे, जो कि लाडली बहन योजना जो है, लाडली बहन योजना, उसके तहत 1,500 रुपये डाले जाते हैं। लेकिन कांग्रेस प्रॉमिस कर रही है कि 2,000 रुपये हम डालेंगे। तो ये 4 जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो दलित है या अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके लिए भी अलग सा बजट जो है वो रखा जाएगा। ये मैनिफेस्टो में होगा। ये कितने असरदार है, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए सिर्फ अभी जातियों का चैलेंज नहीं है, यहाँ पे जो है वो योजनाएं, क्योंकि अभी पिछले 1 महीने में जो महायुति ने, बीजेपी की सरकार ने जो घोषणाएं की है वो बहुत ही बड़ी लेवल पे घोषणाएं की है। तो अभी ये जो संघर्ष शुरू हुआ है वो घोषणाओं का और योजनाओं का और कितना इम्प्लीमेंट होता है उसका ये संघर्ष शुरू हुआ है। तो इसलिए 2 जो इंस्टॉलमेंट है लाडली बहना का वो पहले ही दिया गया है। तो इसका असर जो है वो ज़मीन पे दिखाई दे रहा है, और यही कांग्रेस का डर है। महिला वोट बैंक कहाँ जाता है, बेरोजगार युवक कहाँ जाता है, तो उसको आकर्षित करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये मैनिफेस्टो में ये मुद्दे ऐड किए जाएंगे। और अभी जो प्रशांत जी बोल रहे थे वो सही है, क्योंकि हरियाणा की जो गलती है वो महाराष्ट्र में ना दोहराया जाए। आज की जो मीटिंग हो गई है उस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने ये कहा गया है कि हरियाणा की गलती महाराष्ट्र में ना दोहराई जाए, और वहाँ पे मराठा और ओबीसी का जो संघर्ष चल रहा है, कोई भी नेता मराठा और ओबीसी के संघर्ष में ना कूदे, कोई भी स्टेटमेंट ना दे, और मराठा और ओबीसी एक साथ है, ये मैसेज देने के लिए भी कांग्रेस जो हाईकमांड है उन्होंने कहा गया है। और मुख्यमंत्री की रहा मुख्यमंत्री चेहरे की बात, तो मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर कोई भी नेता कुछ भी ना बोले, क्योंकि ये नतीजे के बाद में होगा। और पहले सरकार लानी है, पहली प्राथमिकता सरकार लाना है। मुख्यमंत्री के मुद्दे पे कोई भी कांग्रेस नेता स्टेटमेंट ना दे, वो हाईकमांड पर छोड़ दे, ऐसा दोनों तरफ स्पष्ट मैसेज दिए गए हैं। और एक मुद्दा था जो कि 15 सीटों का था, 15 सीटें जो है वो अभी अड़चन में है, और वो 15 सीटों का कैसे उसके ऊपर सोल्यूशन निकाला जाए। तो हाईकमांड ने कहा है कि इन 15 सीटों के ऊपर, जिनके ऊपर शरद पवार क्लेम कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे क्लेम कर रहे हैं, इन 15 सीटों के ऊपर हाईकमांड देखेगा। बाकी सीटों के ऊपर स्टेट की जो बॉडी है वो देखेगी, उसकी चिंता आप हाईकमांड पर छोड़ दीजिए, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो 3 लेवल पे इसके ऊपर आज की मीटिंग में चर्चा हुई है। एक, फर्स्ट मैनिफेस्टो, सेकंड जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो भी चिंता जो है छोड़ दे, और थर्ड मतलब कि जो जिन सीटों पे अनबन हो रही है उन सीटों का भी जिम्मेदारी जो है वो हाईकमांड पे छोड़ दे। आपको ग्राउंड लेवल पे काम करा है, इंटरनल जो डिस्प्यूट है वो साइड में रख कर काम करना है, और मराठा और ओबीसी संघर्ष जो है वो जितना कम हो सके उस पर ध्यान देना है। ऐसे 4-5 जो मुद्दे हैं, 4-5 इशू जो है वो आज के कांग्रेस की मीटिंग में अहम थी। बहुत महत्वपूर्ण। कांग्रेस कम से कम सबक हरियाणा से लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ये समझने की कि पहले सरकार बना लीजिए, मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको क्या मिलेगा, ये सब बाद की बात है। जिन मुद्दों पर आप घिर सकते हैं उन मुद्दों से बचे रहिए। तो ये थी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस की बात जो तैयार हो रही है आने वाले चुनावों के लिए। वहीं महाराष्ट्र में जैसे कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही है, क्योंकि सरकार में है महायुति, बीजेपी और शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी, वो एक के बाद एक लोगों के सामने कुछ ना कुछ नया, जो कहें तो एक सौगातों का पिटारा लेकर जरूर पहुंच रहे हैं। मंगलवार को महायुति के जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि करेंगे, और दरअसल रविवार को महाविकास आघाड़ी के ने महायुति सरकार पर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए थे। इसका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले के आरोपों का जवाब जो है इस पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दिया जाएगा। रौनक मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, चुनाव से पहले किसी भी तरीके की अगर ये
चिपक गया कि भ्रष्टाचार हुआ है तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से पहले छत्रपति शिवाजी का स्टैचू नीचे गिरता है और उसके बाद फिर कई सारे जो फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट हैं उसको लेकर और इन सब चीज़ों को देखकर जो आरोप लगते आए हैं कि कैसे यहां पर घोटाला हुआ है, उससे शायद बचने की कवायद है। बड़े नेता सामने आके खुद जवाब देंगे। जी देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो स्ट्रैटेजी महायुति की दिख रही है वो साफ दिख रही है कि अगर सामने की तरफ से किसी तरह का कोई नैरेटिव सेट किया जाता है सरकार के खिलाफ तो उसको तुरंत जवाब दिया जाए। यानी पिछले दिनों जब हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए उस दौरान देवेंद्र फडणवीस का एक बयान बहुत ही अंडरलाइन करने वाला था, वो ये था कि फेक नैरेटिव को ठेठ नैरेटिव से जवाब दिया जाएगा। तो कल यानी रविवार को महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महायुति पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 सालों में महायुति सरकार ने महाराष्ट्र को लूट डाला, महाराष्ट्र में ज़बरदस्त तरीके से घोटाले किए गए, यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज के उस स्टैच्यू में भी घोटाला किया जो कि समुंदर किनारे सिंधुदुर्ग में लगाया गया था। तो ये जो नैरेटिव महाविकास आघाड़ी सेट करना चाहती है उसको जवाब देने के लिए कल यानी मंगलवार को अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इन सभी बातों का जवाब जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो देंगे। शरद पवार ने यहाँ तक कहा कि जिस तरह की पॉपुलर घोषणा सरकार की तरफ से की गई है लाडली बहन योजना, जिसको लेकर महाराष्ट्र में बहुत बज़ है, ये इसके लिए सरकार के पास प्रोविज़न नहीं है। उस पर तुरंत देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया कि हमारी सरकार ने अगले 5 साल का प्रोविज़न करके रखा है। तो ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश है सरकार के खिलाफ, उसको तुरंत जवाब देने की रणनीति के तहत ये प्रेस है। जो हमें सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली में आज जो बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ बीजेपी की बैठक है, अगर उसमें फॉर्मूले को लेकर कोई हरी झंडी मिलती है तो हो सकता है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महायुति का जो फॉर्मूला है सीट बंटवारे का उसको लेकर भी बड़ा ऐलान ये तीनों बड़े नेता कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनाव से पहले हर पार्टी, हर सरकार कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लुभाने के लिए उन तक पहुंचा जा सके। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कोशिशें की जा रही हैं। महाराष्ट्र में छोटे वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर सरकार की तरफ से आई। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे कैबिनेट ने बड़ा ऐलान किया है कि राज्य सरकार ने मुंबई प्रवेश करने वाले 5 टोल नाकों पर हल्के वाहनों के लिए टोल जो है उसको मुफ्त करने की घोषणा की है। यह नियम आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले महायुति सरकार एक के बाद एक इस तरीके के फैसले सामने ला रही है और कोशिश करी जा रही है कि लोगों को लुभाया जा सके। हल्के मोटर वाहनों से 45 रुपए का टोल वसूला जाता था। इससे राहत में मुंबई प्रवेश करने वाले 5 टोल बूथ वाशी, दहिसर, मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एरोली जो है वहां पर लोगों को राहत जरूर मिलेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी ये पहली शिष्टाचार मुलाकात थी। मुलाकात के बाद आतिशी ने ट्वीट करके कहा कि लोगों के कल्याण और राजधानी के विकास को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है। वहीं दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक्स पर यह जानकारी दी है कि सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लागू है। प्रतिबंध को लेकर दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। सभी दिल्ली वालों के सहयोग का अनुरोध है। उत्तर प्रदेश के बहरीच में अभी भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। सबसे पहले एनडीटीवी की टीम वहां पर पहुंची और पल पल की खबर आप तक पहुंचा रही है। आपको पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इस राजी चौराहे पर भी और आसपास के पूरे इलाकों में इस तरह से सड़कों को रोका गया है, आगजनी की गई है और आगजनी करने के साथ साथ तोड़फोड़ किस तरह से की गई है। देखिए यहाँ टीन शेड पड़ा हुआ है और अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो देखिए कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। दुकानें सारी बंद हैं। लोग जो आम लोग हैं वो घरों में हैं और जो जिनको तोड़फोड़ करनी है, जो हिंसा कर रहे हैं, वो सारे लोग इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। सामने देखिए जो गुमटी है, यहाँ पर रात में भी आगजनी हुई थी और फिर सुबह अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर दुकानों को आग लगाई गई है। ये देखिए मेरे सामने 1,
2 3 4 5 बाइकें हैं, जेनसेट है और इसके अलावा कुछ और मशीनें हैं। इस पूरी दुकान में किस तरह से आगजनी की गई है, ये तस्वीर इस पूरी घटना को बयां करेगी। तो हालात ये हैं कि इस जगह पर जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से तोड़फोड़ और आगजनी करके लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिसकर्मी मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना घट रही है, लोकल लोग घरों से निकल करके आ रहे हैं, तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से अपने घरों में वापस भाग जा रहे हैं। ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और उसी का नतीजा किस तरह से इस छोटी सी दुकान को, देखिए यहाँ पर जितनी भी बाइक्स खड़ी थी, इन सारी बाइक्स को आग लगाया गया। और यहाँ पर शायद ये हवा भरने की दुकान थी, इसलिए ज़्यादा बाइक्स भी खड़ी थी और हवा भरने की मशीन भी थी। इन सब में आगजनी कर दी गई है। इसके अलावा जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखिए सामने वो गुमटी, वहाँ भी गुमटी तोड़ी गई है। ये वही जगह है, वही महाराजगंज, जहाँ पर रविवार को गोली लगने से एक शख्स की मौत हुई और उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी तनाव हुआ था और आज फिर यानी सोमवार को भीड़ फिर से उग्र है। भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन बावजूद उसके भीड़ मानने को तैयार नहीं है। ये महाराजगंज बहराइच का वो इलाका है जिस इलाके में कल मूर्ति विसर्जन को लेकर के हिंसा हुई और इस हिंसा में जो लोग थे उन्होंने एक धार्मिक स्थल के पास झंडा उतारने को लेकर के और गाने बजाने को लेकर के जब विवाद हुआ तो उस विवाद के बाद पहले पथराव हुआ और पथराव के बाद गोली चलाई गई, फायरिंग हुई और उस फायरिंग में रामगोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स की मौत हो गई। इस मौत के बाद लोगों ने यहाँ पर तोड़फोड़ और आगजनी की थी और आज फिर आप हालात देखिए, ये बैटरी रिक्शा जलाया गया है, घरों में घुस कर तोड़फोड़ हो रही है। हालात ये हैं कि लोग यहाँ पर मानने को तैयार नहीं, लोग यहाँ पर किस तरह से तोड़फोड़ आगजनी कर रहे हैं और न सिर्फ इस महाराजगंज में बल्कि आसपास के सारे इलाकों में यही हालात हैं जहाँ पर लोग उग्र हो गए हैं। पुलिस समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। सामने भी देखिए धुआं उड़ रहा है, सामने की तरफ धुआं उड़ रहा है और वहाँ भी आगजनी, इधर भी आगजनी, जगह जगह इस तरह से आगजनी की गई है। जगह जगह यहाँ गुमटियाँ तोड़ी जा रही हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। जो भीड़ है वो हाथों में हथियार लिए प्रदर्शन कर रही है। इस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है और कल भी यानी रविवार को भी इसी तरह के हालात थे जब लोग सड़कों पर उतरे थे, जब लोग हिंसा कर रहे थे, जब लोग गोलियां चला रहे थे और आज भी हालात कुछ ऐसे ही जहां पर कोई मानने को तैयार नहीं। पुलिस समझा बुझा कर लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक एक करके चुन चुन कर दुकानों को तोड़ा जा रहा है, चुन चुन कर गाड़ियों को जलाया जा रहा है और हालात ये हैं कि पुलिस इस इलाके में और आसपास के इलाकों में समझाने बुझाने की कोशिश में लगी है, लेकिन इस समझाइश की कोई फ़ायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जो भीड़ है वो उग्र है। ये जो भीड़ है ये हिंसक हो चुकी है और ये जो भीड़ है ये इस वक्त किसी भी सुनने को तैयार नहीं है। तो हालात ये हैं कि यहाँ पर लोग मानने को तैयार नहीं हैं और इसी वजह से जो हिंसा है वो लगातार बहराइच में बढ़ती जा रही है। देखिए स्थिति ये है, ये गाड़ी जल रही है और ये गाड़ी ही नहीं, यहाँ पूरा जो बाजार महाराजगंज का जहाँ कल हिंसा हुई थी आज फिर तोड़फोड़ हुई है। तस्वीरें देखिए पुलिसकर्मियों की और जो हिंसा करने वाले लोग हैं उनकी। ये हिंसक लोग यहाँ पर गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, दुकानों में आग लगा रहे हैं और साथ ही दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं और उनके आगे जो लोग हैं वो हथियार लिए हुए हैं। इस पूरे महाराजगंज इलाके में तोड़फोड़ किस तरह से हुई है ये समझना हो तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये अब बाज़ार से थोड़ा सा बाहर का इलाका है, यहाँ पुलिस ढकेल रही है लोगों को। लेकिन अब ज़रा हम पीछे चलते हैं वापस इस बाज़ार में जहाँ तोड़फोड़ हुई है। ये जो गाड़ी है इसको अभी थोड़ी देर पहले आग लगाई गई है और इसी तरह से पीछे भी आपको मैं बाज़ार में ले चलूँगा जहाँ अभी हम जहाँ से निकले हैं और जहाँ कल हिंसा हुई थी ठीक उसी जगह पर। ये सामने कुर्सी, ये जो कुर्सी दिख रही है इसके सामने एक सलून की दुकान, उस सलून की दुकान के अंदर तोड़फोड़। सबसे ये गाड़ी देखिए, इस गाड़ी में अभी तोड़फोड़ हुआ। इस गाड़ी में अभी जो गाड़ी जैसे जैसे जल रही है ब्लास्ट की आवाज़ें इसमें से आ रही हैं। इस गाड़ी के आगे जब हम आते हैं तो आप देखिए ये तस्वीर, ये सलून, इस सलून के अंदर जो कुर्सी थी वो तोड़फोड़ की गई। यहाँ कुर्सी फेंकी गई, दुकान के अंदर तोड़फोड़ हुआ। ये जो टेबल वगैरह पड़ी हुई थी दुकानों के बाहर उसको निकाल कर फेंका गया। यहाँ दो गाड़ियाँ, इस तरफ ये एक किया की गाड़ी और एक ये सामान लेकर के जाने वाली गाड़ी, इन दोनों गाड़ियों को लोगों ने जम करके तोड़फोड़ की। यहाँ पर बड़ी संख्या में पीएसी और पुलिस मौजूद है। सामने आपको भगवा झंडे दिख रहे हैं। इसी रूट से
दुर्गा प्रतिमाएं जा रही थी लगभग 3 किलोमीटर दूर विसर्जन के लिए, और धार्मिक स्थल था जहां झंडा लगाने को लेकर और डीजे बजाने को लेकर के विवाद हुआ। इस विवाद के बाद पथराव, तू मैं और उसके बाद फायरिंग में रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई। और उस मौत के बाद जो महाराजगंज इलाका है, महसी तहसील बहराइच का, वहाँ पर इस तरह की आगजनी, और इस आगजनी के पहले यहाँ पर हम और आगे ले चलेंगे। इस दुकान के अंदर भी देखिए, इस पूरी दुकान को खोल करके तोड़ा गया है, और यहाँ से आगे जब हम आते हैं तो बाइकों को कैसे मार तोड़ा गया है। और इस तरह के जो लकड़ी के ये हैं, इनसे लेकर के तोड़फोड़ हो रही है। लोहे के कुछ रॉड्स हैं, उनको लेकर तोड़फोड़ हो रही है। ये बाइक तोड़ी गई, दुकानें तोड़ी गई। यहाँ पर इस बाइक में आग लगाने की कोशिश हुई। सामने की तरफ आप देखिए, यहाँ भी लगातार जितनी बाइक्स खड़ी थी उन सारी बाइक्स को मार के तोड़ दिया गया। ये बैक लाइट हो या इसकी टंकी हो या हेडलाइट हो, सब कुछ यहाँ मार मार के तोड़ा गया है। तो एक के बाद एक जो घटना स्थल है, जब यहाँ हम रात में आए थे तो कुछ प्रतिमाएं यहाँ खड़ी थी, पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद थी, और ठीक इस जगह पर जहाँ मैं इस वक्त हूँ, यहाँ पर आगजनी हुई थी। और सामने जो दुकान आपको दिखाई दे रही है, इसी के छत पर, ठीक इसी इमारत के छत पर रामगोपाल मिश्रा खड़ा था। फायरिंग हुई पीछे से, और इस फायरिंग में रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई। और मौत के बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच में लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। यहाँ आगजनी हुई। ये निशानियाँ अभी भी हैं, हालांकि जो गाड़ियाँ थी उन्हें हटाई गई। और आप तस्वीरें देखिए, इस तरह से जब हिंसा शुरू हुई और बढ़ते हालात ये हुए कि यहाँ पर 20 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में हमारे सामने लिया गया। और इसके बाद फिर जो सलमान नाम का एक आरोपी है, जिस पर आरोप है गोली चलाने का, उस सलमान के खिलाफ नामजद एफआईआर करके उसको पकड़ने की कोशिश हो रही है। इस पूरे इलाके में पीएसी और पुलिस लगी हुई है। और फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिंसा करने वाला कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। इसमें बड़े बड़े अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसमें लोगों को अलग अलग वीडियो क्लिप्स जो वायरल हुए हैं, जो मीडिया के क्लिप्स हैं, उन क्लिप्स के ज़रिए लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है। जैसे ये शख्स खड़े हैं छत पर, ठीक इसी तरह से रामगोपाल मिश्रा पीछे वाली छत पर खड़ा था और पीछे की तरफ से फायरिंग हुई थी। सलमान नाम के आरोपी पर आरोप है जिसने फायरिंग की थी। और उस घटना के बाद से यहाँ पर तोड़फोड़ हुई। जो दुकानें हैं, किस तरह से न सिर्फ दुकानों को तोड़ा गया बल्कि हमारी आंखों के सामने लूटा गया। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दुकान के अंदर घुसी भीड़ ने दुकान को तोड़ा भी, और जो भी सामान उनके हाथ में आया इस दुकान से वो निकाल करके ले गए। फिर यहाँ से जब जैसे जैसे पुलिस लोगों को पीछे हटाती जा रही थी, लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, और बढ़ते बढ़ते पीछे जो भीड़ थी उस भीड़ ने न सिर्फ तोड़फोड़ की, ये सामने जो आपको दुकानों के फटे हुए बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे आंखों के सामने फाड़े गए। लोगों ने डंडे मार मार कर फाड़े थे। ये देखिए भीड़, ये देखिए डंडे लिए हुए भीड़ गलियों में से निकल के पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। और अभी भी वो जो आबादी है वो त्यौहार को त्यौहार की तरह देखती है, लेकिन एक और आबादी है जिनकी गिनती बहुत कम है, जो चुनिंदा लोग हैं, लेकिन उन्हें माहौल ख़राब करने में मज़ा आता है। और इसीलिए उन लोगों की करनी का नतीजा है ये काला धुआं, ये तोड़फोड़, ये आगजनी, ये पथराव, ये हिंसा, ये उन्हीं चंद लोगों की करनी है जो माहौल ख़राब करते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ऊपर लिखा है और नीचे हिंसा, उस शख्स का नाम जो अहिंसा को प्रमोट करते थे, उनकी बोर्ड के नीचे किस तरह से हिंसा की जा रही है, किस तरह का माहौल बनाया गया है। घबराई हुई बच्चियाँ छतों पर दिखाई दे रही हैं, घबराई हुई जो महिलाएं हैं वो छतों पर यहाँ खड़ी हैं। इस पूरे इलाके में अघोषित कर्फ्यू, बिल्कुल अघोषित कर्फ्यू, क्योंकि एक दुकान नहीं खुली है, एक जगह आपको और देखिए नारेबाजी शुरू। एक और बाइक नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये कुर्सी है, इस कुर्सी में आग लगाई गई और सामने पुलिस ने लोगों को रोका है, और जहाँ रुके हैं वहाँ पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये दुकान सामने लखनऊ सेवा हॉस्पिटल, इसके जो मेडिकल स्टोर है, ये पटाखे नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये जो आगजनी हुई है, इस आगजनी के बाद जो चीज़ें जल रही हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं, और वो रह कर चिंगारी जो है फूट रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं, इस भीड़ को ज़रा दिखाते हैं। वीरेंद्र सैनी मेरे कैमरामैन जो कल रात से इस पूरे दंगे में हमारे साथ हैं, वो दिखाएंगे। ज़रा इस भीड़ को दिखाइए वीरेंद्र, किस तरह से हाथों में डंडे लिए हुए हैं। कल रात को जब हम आ रहे थे तो हाथों में ये बाइक, घर के अंदर बाइक जला दी। देखिए घर का दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर बाइक जलाई गई। और यहाँ इस भीड़ ने
जो पीछे चौराहा था उस चौराहे पर लोगों ने यहाँ किया था जब तलवारें दिखाई गई थी, और यहाँ हमें भी डंडे दिखाए जा रहे हैं, हम भी पीछे आ रहे हैं क्योंकि लोग हमसे नाराज़ हैं कि हम उनकी तस्वीरें दिखा देंगे, इन दंगाइयों की तस्वीरें दिखा देंगे। हम इन दंगाइयों देखिए, समझाने की पूरी कोशिश हो रही है, पूरी कोशिश समझाने की ये है कि जो हुआ, लेकिन अब ये जो आगजनी है इसी इलाके में लोगों को रहना है, यहीं पर लोगों को फिर मिलजुल कर रहना है। लेकिन फिर भी अगर तोड़फोड़ करेंगे तो एक दूसरे से नज़रें कैसे मिलाएंगे। लेकिन लोग हैं, जो भीड़ है, जो हिंसक हैं, वो समझने को तैयार नहीं है, और इसीलिए घरों के अंदर घुस करके किस तरह से बाइकें जलाई जा रही हैं, कुर्सियां जलाई जा रही हैं, मेडिकल स्टोर, वो मेडिकल स्टोर जो हिंदू की भी जान बचाता है, मुसलमान की भी, उस मेडिकल स्टोर में आग लगाई गई, उन दवाइयों को आग लगाई गई जो दवाइयाँ लोगों की जान बचाती है। सामने देखिए पुलिस किस तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर आ रही है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में पीएससी और पुलिस है जो कि कोशिश कर रही है। जो हिंसा है वो बहराइच के, चाहे फगरपुर हो, चाहे राजी चौराहा हो, चाहे आसपास के जितने भी इस तरह के संवेदनशील इलाके हैं, सब जगहों पर है। इसलिए स्कैटर्ड वे में एक प्लान तरीके से पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। सबसे ज़्यादा पुलिस वाले आपको यहाँ दिख रहे हैं, और बाद में जो बाकी इलाके हैं उन इलाकों में भी यहाँ पर पुलिस फोर्सेस लगाई गई हैं। तो पुलिस की कोशिश है कल रात से, जब से हम यहाँ मौजूद हैं, लोगों को समझाने बुझाने की। ये देखिए लाठीचार्ज फिर से, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग हिंसा कर रहे हैं, जो लोग मीडिया को निशाना बना रहे हैं, पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। इनकी नाराज़गी ये है कि ये हिंसा कर रहे हैं और मीडिया उस हिंसा को दिखाने की कोशिश कर रही है। तो मीडिया को ही रोक दो, हिंसा को नहीं रोकना है, मीडिया को रोकना है, ये कोशिश है। और इसलिए हमारे जैसे लोगों को जो यहाँ पर सच्चाई दिखा रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। फिर से दवाई की दुकान में छोटे छोटे जो अलग अलग दवा समझा रहे हैं। आप यहीं के हैं क्या? यहाँ पर आप देखिए जो लोग हैं वो नाराज़गी इस बात से कि जब तस्वीरें उनकी आएंगी तो पुलिस हम पर कार्रवाई करेगी। डर भी है लेकिन हिंसा भी करना है। ये दो तरफा जो रवैया है, ये रवैया जो है, ये देखिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और हम यहाँ से आगे बढ़कर चलते हैं दूसरी तरफ। किस तरह के हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया को लगातार, मीडिया को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि मीडिया के लोग उनकी चेहरा दिखा देंगे तो पुलिस उस वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर देगी। ये डर है, और इस डर के बीच में लोग लाठियां बरसा रहे हैं। हमारा कैमरा टूटते टूटते बचा। हम एक जगह खड़े थे, भीड़ अचानक दौड़ते हुए आई, बोला कैमरा तोड़ दो। इसलिए तोड़ दो कि कैमरा टूट जाएगा तो ये दिखा नहीं पाएंगे। हालांकि कुछ लोग समझाने वाले थे कि मीडिया हमारे साथ है, इसलिए तो मीडिया को लेकर के भी यहाँ दो गुट बटे हुए हैं, एक समर्थन कर रहा है और दूसरा विरोध। और इस विरोध के बीच एक आगजनी, भयंकर आगजनी, यहाँ पे पूरे शोरूम में अंदर आग लगी हुई है। यहाँ पर हालात ये हैं, दुकानें, घर तोड़े जा रहे हैं। इस बीच में भीड़ में किसी ने चिल्लाया कि ये मीडिया के लोग जब तस्वीरें बनाएंगे तो इसमें पुलिस इनका वीडियो देख के हमें अरेस्ट करेगी, इसलिए इनको मारो। और उसके बाद दौड़ा कर लाठियां मारी गई, कैमरा तोड़ने की कोशिश हुई। हमने किसी तरह से वहां से भाग करके अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन लोग हिंसक थे और हालात थे कि इस शोरूम को आग लगा दिया गया। हम ठीक इस जगह पर थे, यहाँ पर खड़े थे और यहाँ से हमें दौड़ाया गया। और यहाँ से इस वक्त ज़रा तस्वीरें देखिए, ये भीड़, ये खेत के उस पार जो दूर लोग दिखाई दे रहे हैं, ये वही युवक हैं जिनको अभी यहाँ सड़कों से भगाया गया, और अब ये भाग करके खेतों से थोड़ा दूर तितर बितर हो चुके हैं। तो जो पुलिस की स्ट्रैटेजी थी कि सबसे पहले इन लोगों को हटाया जाए, एक इकट्ठा होने से हटाया जाए, तो उसको दाएँ बाएँ भीड़ को जो तितर बितर किया है, उसका फ़ायदा ये हुआ कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर इस सड़क पर दंगाई नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी जो दंगाई हैं वो साइड में जा कर के आगजनी कर रहे हैं, और मुझे पीछे की तरफ धुआं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ अब तक कोई आगजनी, जो रिहायशी इलाका था बाज़ार से अलग, वहाँ पर कुछ भी आगजनी नहीं थी। लेकिन इस वक्त मुझे वहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सामने, लगभग हमारे यहाँ से 700 मीटर के आसपास की दूरी होगी। जो टीन शेड है, संभवतः कोई पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पर आगजनी की गई है। और यहाँ देखिए सड़कों पर पुलिस और पीएससी की जो है, यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, उधर ले चलते हैं जहाँ पुलिस फोर्सेस हैं। ये देखिए इस तरफ
कुछ जवानों, कुछ लड़कों को भगाया गया। कुछ लड़के अभी भी उस तरफ सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं जिनको पुलिस ने भगाया है। पीएसी की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ मौके पर हैं और इन खेतों से भागते हुए जो भीड़ थी वो अपने आप को तो बचा ले गई। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि कौन लोग थे। तो देखिए, पुलिस आगे बढ़ी और ये जो लोग बैठे हुए थे ये भागने लगे। तो इस वक्त अघोषित कर्फ्यू, और इस अघोषित कर्फ्यू में तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने कहा अब जो दिखेगा उसे पुलिस उठाएगी। और इसके बाद से लोग अपने घरों के बाहर कैसे खड़े हैं, तस्वीरें देखिए खेतों के बाहर। आगे चल रहे हैं जहां पर पुलिस इस वक्त है वहां, क्योंकि धुआं उठ रहा है। ये लड़का देखिए हाथों में अभी भी डंडा लिया है। साहस देखिए इन लोगों का, ये हाथों में अभी भी डंडा लेकर के रोड पे खड़े हैं, जबकि सामने और पीछे दोनों तरफ पुलिस है। बावजूद उसके